जब ये मुझे विभाग मिला तो कुछ लोगों के मन में जो आपका प्रश्न है वो ज़रूर था कि यार क्या कौन सा विभाग मिला, लेकिन मैं जब लोगों से कहता था आपको नहीं पता ये क्या है, और आज वो बात सिद्ध हो रही कि इस विभाग को मिलने से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। दादा गुरु अपनी नर्मदा परिक्रमा पर थे, तो चले जा रहे थे तो मैंने उनको पढ़ाना पड़ा। तो उनके सहयोगी जो थे उनने कहा जैसे कि ये पशुपालन मंत्री है, तो उन्हें तुरंत गाड़ी अपने रुक गए, वो खड़े हो गए। वो खड़े होकर उन्होंने कहा बैंड में जो स्पीकर जो बज रहे थे डीजे वगैरह बंद कराए। पता चला आपको इतना अनुभव है कि आप गाय देख के बता देते कि ये 2 लीटर दूध देगी कि 4 लीटर कि आपने कहा था कि 1 साल बाद सड़क पे गाय नहीं दिखेगी। इत्तेफाक से मेरा जबलपुर जाना हुआ, पिछले महीने सागर जाना हुआ, जाने में आने में दोनों तरफ हाईवे पे गाय बैठी हो, काली गाय बैठी, तो एक्सीडेंट का बहुत मतलब अगर अपन इस तरीके से कहते हैं ना गौ पालन, तो मैं तो उसको उल्टा कहता हूँ, गौ पालन हम नहीं कर रहे, गाय हमको पाल रही है, गाय हमको पाल रही है, परिवारों को पाल रही है। जैसे माँ दूध पिलाती है ऐसी गाय दूध पिलाती है अपने। नहीं, और आपको अर्थ भी दे रही, जिसको हमने नाम दिया है स्वावलंबी गौशाला, और उसका हमने नाम रखा है गोकल धाम। 4000 एकड़ जमीन हमने आवंटित हो गई है, जो लोगों आरक्षित हो गई। हाँ, आरक्षित नहीं, आवंटित हो गई हमारे विभाग के लिए। अच्छा, विभाग देगा फिर उनको, विभाग उनको जो जिनसे एग्रीमेंट होगा उनको देगा। अनाउंसमेंट करेंगे, सब करेंगे, भाई ये गाय बाहर नहीं दिखना चाहिए, और आपने गौशाला में भेजी, और गौशाला में गई तो फिर उसको मिलेगी नहीं। अच्छा, ये वो जाए वहाँ तो फिर मिलेगी नहीं। उसको एक सबसे बड़ी समस्या रजिस्ट्रेशन की आती है। गौशाला बहुत लोग खोलना चाहते हैं, लेकिन इतनी शर्तें हैं रजिस्ट्रेशन की, उसका सरलीकरण क्यों नहीं हो जाता? बहुत लोग, जैसे आपने कहा था कि 10 गाय पाले हम 40 रुपए दें, फिर उसमें भी शायद संशोधन हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन की समस्या वो समझने में। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। ये सार्थक संवाद आप जरूर देखना, ये बहुत मैं कहूँगा इसलोक और परलोक दोनों की बात होगी इस सार्थक संवाद की चर्चा में। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुष्य न जानिए, ये सब नंद किशोर। इतना महत्व है इन सब चीज़ों का। आप किसी सामान्य आदमी से बात करोगे गाय के बारे में कुछ, तो तुरंत कहेगा अरे हम गाय को बहुत मानते हैं, पहली रोटी हमारे घर से गाय को जाती है, गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, गाय की पूंछ पकड़ के हम बैतरणी पार होते हैं, कन्यादान में हम गाय देते हैं, इतना दूध घी अमूल्य चीज़ें गाय से मिलती है। सोचो आप, एक भगवान को हम मंदिर में बिठालते हैं, लेकिन गाय जिसमें आप कह रहे 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, वो सड़क पे बैठी है। हम क्या कर रहे हैं? जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। आज इस संवाद का यही निवेदन है कि आप यदि मान रहे हो उसको कि उसमें ईश्वर का निवास है, तो उसको वैसा दर्जा दीजिए, ना वो सड़कों पर रहे। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। आज जो सार्थक संवाद करेंगे हम ऐसी शख्सियत के साथ करेंगे कि जिनका बचपन, जवानी और अब इस अवस्था में भी कहीं ना कहीं से जुड़ाव उनका गाय से रहा। ये संयोग होता है, किसी को अच्छा काम करने को मिलना हो तो उसकी पृष्ठभूमि पहले लिखी जाती है। तो आज हमारे साथ पशुपालन विभाग के मंत्री मध्य प्रदेश शासन में लखन पटेल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल जी जब स्टेट बैंक में सर्विस करते थे तो आप मानिए कि वो डेली 50-100 गाय या जानवर जो भी खरीदते थे, क्योंकि फाइनेंस करते थे, वो देखते थे, परखते थे, जिम्मेवार रहे शुरू से। फिर इसके बाद उन्होंने दमोह में डेयरी भी खोली जिसमें 100-150 पशु गाय गोवंश रहता था। लेकिन उनने सोचा नहीं होगा तब कि ये छोटा छोटा काम हम जो कर रहे हैं, एक दिन बड़ी जिम्मेदारी हमें मिलेगी। और जब वो विधायक दूसरी बार बने मोहन यादव सरकार में, उनको ये अहम विभाग दिया गया। ये विभाग वैसे तो कहते नहीं कि लूप लाइन वाला विभाग माना जाता था, लेकिन इनका ये संयोग देखिए कि जब तक संत समाज ने इतनी जागृति पैदा कर दी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बन गए, आपको ये विभाग मिला, तो चौतरफा से इतनी जागृति आई है कि आज इस विभाग की सनसनी है। आज ये अन्य विभागों से ज़्यादा चर्चाओं में विभाग रहता है। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये जो आपको जब विभाग मिला तब आपको क्या लग रहा था कि जो लोग, कई लोग प्रयास करते हैं कि हमें परिवहन मिल जाए, PWD मिल जाए, उद्योग विभाग, ऐसे बड़े बड़े विभाग चाहते हैं लोग, तो आपको क्या लगा उस समय? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है किसको क्या काम देना है।
और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जैसा आप कह रहे थे ना, मैं उस बात से सहमत हूँ कि लोग कहते हैं कि गाय की पूंछ पकड़ के बैतरणी पार हो जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में जब कोई आदमी जाने लगता है इस लोग को छोड़ हाँ, कर तो गाय का दान कराते हैं। कन्यादान में जब बेटी हमारी घर से जाती है तो हम कन्यादान करते हैं, उसके कन्यादान के साथ साथ गौदान भी करते हैं, चाहे जो जिसकी हैसियत है, बछिया देगा या बड़ी गाय देगा या जो भी देगा। तो गाय का तो बहुत महत्व हमारे हिंदू संस्कृति में है ही, सनातन में है ही। और मुझे ये इसकी जानकारी पहले से है, पहले से मतलब मैं कृषि स्नातक हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कृषि में, तो गाय और कृषि में जुड़ा हुआ हूँ। ऊपर वाले की विशेष कृपा है कि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ बचपन से और आज तक उससे जुड़ा जा रहा हूँ। जब ये मुझे विभाग मिला तो कुछ लोगों के मन में जो आपका प्रश्न है वो ज़रूर था कि यार क्या कौन सा विभाग मिला, लेकिन मैं जब लोगों से कहता था आपको नहीं पता ये क्या है, और आज वो बात सिद्ध हो रही कि इस विभाग को मिलने से बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बहुत सारी चीज़ें, व्यूज़ भी चेंज हो गए। देखिए जैसा आप कह रहे थे ना, मैंने आपको बताया कि मैं स्टेट बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर होने के कारण कृषि से जुड़ा हुआ था। सरकार की योजनाएं बहुत सारी आती हैं, उन योजनाओं में गाय भैंस बैल को देना होता था लोन के रूप में। तो उस समय पर हम लोग हर हफ्ते में 2 या 3 बाज़ार लगते थे ज़िले में, तो उन बाज़ारों में हमारे हितग्राही खरीदने जाते थे। तो हम लोग परचेज कमेटी होती थी, उसमें हम लोग जाया करते थे। तो उस समय से वो बात, अनुभव और वो उससे लगाव उस समय से था। और पता नहीं भगवान किसके जीवन में क्या लिखता है पता नहीं होता, कभी सोचा नहीं था कि ये जो आज हम ये गाय भैंस देख रहे हैं, घर में जो गाय भैंस बैल देख रहे थे, वो आज हमें मध्य प्रदेश की सरकार में उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और मैं तो सौभाग्यशाली, जैसे मैंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरी संत महात्माओं से बड़ा मेरा संपर्क हुआ है इसमें, इस विभाग के मिलने के बाद, क्योंकि पूरा संत समाज चिंता कर रहा है। मैं इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। मैं एक दिन डिंडोरी जा रहा था, दादा गुरु अपनी नर्मदा परिक्रमा पर थे, तो उनके साथ बहुत सारे लोग गाजे बाजे के साथ चलते हैं। तो मैंने भी अपनी जिज्ञासा जाहिर की कि मैं कम से कम उनका प्रणाम कर लूँ इनको। तो मैंने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी की और मैं रास्ते में खड़ा हो गया। तो मैंने जब ये आए पास में, तो वो तो बहुत तेज़ चलते हैं, तो चले जा रहे थे, तो मैंने उनको प्रणाम किया। तो उनके सहयोगी जो थे, उनने कहा जैसे कि ये पशुपालन मंत्री हैं। तो मैं उस बात की महिमा बताना चाह रहा हूँ कि कितना महत्व है लोगों की नज़रों में ये। तो उन्हें तुरंत गाड़ी अपने रुक गए, वो खड़े हो गए। और खड़े होकर उन्होंने कहा बैंड में जो स्पीकर जो बज रहे थे, डीजे वगैरह बंद कराए। और फिर उन्होंने मुझसे संवाद किया, खड़े कम से कम 10 से 15 मिनट। बहुत सारी चीज़ हैं जो पूरा संत समाज इस चिंता में है गाय के। देखिए आपको ध्यान होगा कि मैं जो प्रातः स्मरणीय अपने आदरणीय राजेंद्र दास जी, उनको बड़े सम्मान के साथ पूरी दुनिया देखती है, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। बहुत सारे, मैं नाम लूँ तो बहुत सारे प्रदेश और देश के संत महात्मा, उनका सबका एक कहना था कि गाय को पशु मत कहो। तो मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि सबका ऐसा मानना है, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, सहमत हूँ कि गाय को पशु की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए, इसको गौ पालन अलग करना चाहिए। तो उन्होंने इसकी घोषणा की कि गौ पालन विभाग अलग कर दिया, पशुपालन से गौ पालन को अलग कर दिया। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। गौवंश कहते हैं आज गौपालन गौवंश। हाँ, तो ये मतलब उसकी भावनाओं की कदर। और मुझे इस पे बहुत सारे संत महात्माओं ने आशीर्वाद भी दिया और कहा भी कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उनको धन्यवाद दो, मैं तो अपना प्रस्ताव रख सकता था। तो ये निश्चित रूप से लोगों के दिल से जुड़ा हुआ मामला है, ये दिल से जुड़ा हुआ विभाग है ये। और ये आज के समय अर्थ है, ये अर्थ यानी लोगों की परिवार को चलाने का, अर्थव्यवस्था ठीक करने का। जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हमेशा कहना रहता है कि किसान की आय दुगनी कैसे हो, लोगों के जीवन कैसे चले, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस विभाग की है। पशुपालन के बिना किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती।
और आपने देखा होगा, कभी आप एक ऑब्जर्वेशन लेना, कभी उज्जैन तरफ जाएं, उज्जैन से मतलब मेरा मालवा से है, आप मालवा में कहीं जाएंगे तो आपको किसी भी घर में जाके देखो तो आपको देखेगी एक दो भैंस या एक दो गाय वहाँ सामने खड़ी दिखेगी। अब उसका महत्व लोग ऐसा नहीं समझते, उसे नॉर्मल लेते, लेकिन अगर दूसरे अंचलों से आप जब उसकी तुलना करोगे तो आपको सब लगेगा कि ये अगर एक गाय या दो भैंस उसके घर में बंधी हुई हैं तो उसकी रोज़ की आय 300-400 रुपये अतिरिक्त हो रही है। अब 300-400 रुपये अतिरिक्त आय किसी परिवार को होगी तो उस 400 रुपये से कुछ तो काम चलेगा, और वो एक आपके जीवन यापन को अच्छा करने में, आपके बहुत सारे खर्चे ठीक करने में सबसे बड़ा शुद्ध दूध घी तो मिलेगा जो आज मिलता नहीं। महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। तो ये आप जो मालवा को अपन कहते हैं ना कि मालवा अग्रिम है मध्य प्रदेश में, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये कि वहाँ लोग हर परिवार में पशुपालन का काम करते हैं। तो अब पता चला आपको इतना अनुभव है कि आप गाय देख के बता देते कि ये 2 लीटर दूध देगी कि 4 लीटर। निश्चित रूप से ये अनुभव भी मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि रोज़ मैं गाय देखता था, गाय भैंस से मतलब जब खरीद होती थी तो मैं कमेटी में जाता था, तो वो उस समय किसान लगा के रखता था या मेरे सामने लगाता था, तो मैं देखता था उसका अडर जो है, एन जिसको बोलते हैं, या अपन बुंदेलखंडी में अगर कहें तो मूरा बोलते हैं उसको देख के और अनुमान लग जाता कि ये कितना दूध देगी, और उस अनुमान को थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और ये मतलब कहीं लिखा नहीं है, लेकिन देखते समझते ये अनुभव हो जाता, प्रैक्टिकल अनुभव हो जाता। मैं तो बल्कि एक बार हरियाणा गया गाय भैंस खरीदने, जो दुनिया अपने मतलब इसका सबसे बड़ा मार्केट है भैंसों का, तो वहाँ पे सिस्टम है कि रोज़ लगाओ, आप 3 टाइम लगाओगे उसके बाद रेट की बात करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लगा, आप तो कीमत बताओ, तो कहे नहीं पहले लगाओ। तो ये बात जब मैंने उनको कहा कि ये इतना दूध देगी तो वो आश्चर्यचकित हो गए। हाँ। मैंने कहा भी उनसे, और ये एक ऊपर वाले की गार्ड गिफ्ट कहो कि आज वहाँ उस समय आज से 20 साल 25 साल पहले कभी कल्पना थोड़ी की थी। मेरी तो डेयरी भी थी बहुत बड़ी, मेरे चाचा थे, उनको मैंने डेयरी खुलवाई थी, 125 से ऊपर 140-45 भैंसें थी मेरे पास, गाय और भैंसें मिला के 140-50 थे। तो अब जब आप मंत्री के रूप में गौशालाओं का निरीक्षण करने जाते होंगे तो आपको समझने में देर नहीं लगी होती कि जो अनुदान ले रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, सेवा सही हो रही कि नहीं हो रही। नज़र मारने के साथ हमारी नज़र पड़ती है तो हम समझ जाते हैं यहाँ क्या हो रहा है। क्या लगा आपको? हाँ। इन सालों में, 1 साल में कितनी गाय गौशाला निरीक्षण किया होगा, कितने प्रतिशत लोग सही कर रहे हैं? क्या दोनों पक्ष हैं इसमें, इसके दोनों पक्ष हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से अच्छा, कुछ लोग अपना काम भी चला रहे हैं उसमें। अब ये चूंकि बड़ा भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है तो एकदम आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते, लेकिन कई जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है कि देख के तबीयत खुश हो जाती, लगता है कि यार ये वास्तव में ये काम कर रहे हैं, और कई जगह ऐसा भी लगता है कि यार इनसे तुरंत छुड़ा के दूसरे को दे देना चाहिए, जहाँ सेवा सही नहीं हो रही, दुरुपयोग हो रहा। हाँ, दुरुपयोग हो रहा, गाय की सेवा नहीं हो रही, देखने रेख नहीं हो रही, भोजन ठीक से नहीं मिल रहा, तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। तो उसको ठीक कर रहे हैं हम लोग, ठीक करने का काम कर रहे हैं। कि आपने कहा था कि 1 साल बाद सड़क पे गाय नहीं दिखेंगी। इत्तेफाक से मेरा जबलपुर जाना हुआ, पिछले महीने सागर जाना हुआ, जाने में आने में दोनों तरफ हाईवे पे गाय बैठी हो, काली गाय बैठी, तो एक्सीडेंट का बहुत ये क्यों नहीं हो पा रहा? सड़क से गाय क्यों नहीं उठ पा रही? निश्चित, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, और इस पर मैं बहुत काम भी कर रहा हूँ, और जो मैं अभी आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या काम किया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब तक इससे जनता की भावना नहीं जुड़ेगी, लोग बात तो बहुत करते हैं, गौ सेवा की भी बात करते हैं, कुछ गौ सेवा बहुत भयानक तरीके से भी करते हैं, बहुत पूरे 100% तन मन और धन से करते हैं, जो जैसा गाय को कह रहे वैसा मान रहे हो। हाँ, वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी गाय को सुबह लगाया और छोड़ दिया, शाम को लगाया और छोड़ दिया। गाय तो देखो मनुष्य से जुड़ी हुई प्राणी है, तो वो कुछ भी होगा वो शाम को बछड़ा के पास आ ही जाएगी, सुबह फिर आ जाएगी। तो अब कई लोगों ने सिस्टम बनाए, लगाओ और छोड़ दो, क्या करना, कुछ ना खिलाना ना पिलाना, वो अपनी व्यवस्था खुद करती रहती है। तो ये भाव जब तक नहीं बदलेगा लोगों का, उसको जब तक ये नहीं मानेंगे कि ये हमारे लिए असेट है, लाइबिलिटी नहीं है, असेट है हमारे लिए पालने वाली है ये। मतलब अगर अपन इस तरीके से कहते हैं ना गौ पालन, तो मैं तो उसको उल्टा कहता हूँ, गौ पालन हम नहीं कर रहे,
गाय हमको अपना पाल पालन रही है। है, गाय हमको पाल रही है, परिवारों को पाल रही है। जैसे माँ दूध पिलाती है ऐसी गाय दूध पिलाती हाँ, है अपने नहीं, लिए, और आपको अर्थ भी दे रही। अर्थ भी दे रही। तो ये तो मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ, लेकिन लोगों में जागृत करना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को हम, जैसे आपने कहा, सच बात है, मैंने कहा था और अभी भी मैं उस बात पे कायम हूँ। हाँ, जब मैंने कहा था ये बात, मुझे लगता 7-8 महीने हो गए होंगे या 10 महीने भी हो सकते हैं। हमने एक योजना बनाई है जिसको हमने नाम दिया है स्वावलंबी गौशाला, और उसका हमने नाम रखा है गोकुल धाम। स्वावलंबी गौशाला गोकुल धाम। एक समय गोकुल ग्राम बनाए थे हाँ, बाबूलाल गौर ने। हाँ, वो अलग थे। हाँ। ये गोकुल धाम इसका नाम रखा है, जहाँ वो रहेंगे वो गोकुल धाम होगा। इसमें हमने ये किया है कि 130 एकड़ अगर ज़मीन हमने किसी को दी है, ये पीपीपी मॉडल में है पूरा, लोग आ रहे हैं, और इसमें हमने 4-5 चीज़ें भी दी हैं उनको, क्योंकि उसको स्वावलंबी बनाने के लिए, देखिए सिर्फ गाय को पालने से स्वावलंबन नहीं होगा, उससे बनने वाले उत्पाद, उससे होने वाली चीज़ें, वो देश, मतलब लोगों के जब तक जीवन में काम नहीं आएंगी या उससे अर्थ नहीं मिलेगा तो स्वावलंबी नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमने 3-4 चीज़ें उसमें की हैं। जैसे हमने मोटा मोटी आपको बताऊं कि 130 एकड़ अगर हम ज़मीन उसको दे रहे हैं तो हम उसकी ये शर्त रखें, कम से कम 5000 गाय आपको उसमें रखना पड़ेगी, और उसका जो 40 रुपये होता है वो हम देंगे। परंतु बाकी चीज़ें, जैसे शेड बनाना, रोड बनाना, पानी की व्यवस्था करना, पुल पुलिया बनाना, या उसके भूसा रखने के लिए, चारा रखने के लिए आपको शेड बनाना, वहाँ लोगों को रुकने के लिए शेड, वो सब उसको करना पड़ेंगे। और हमने उसमें 4-5 चीज़ें छूट दी है। कंसोर्डियम, मतलब 4-5 लोगों को मिला के भी आप उस काम को, योजना को संचालित कर सकते हो। तो हमने ये कहा है कि जैसे आप गोबर गैस लगाओ, तो गोबर गैस से जो गैस निकालोगे उसको कंप्रेस करके सीएनजी बनाओ, आप सीएनजी गैस बनाओ। मार्केट में बहुत है, सीएनजी की मार्केट बहुत है, बड़ी बड़ी कंपनी आपसे कांटेक्ट कर रही हैं, आप हमारे पंप पे सप्लाई करो या हमको दो, हम ले जाएंगे, हम करेंगे उसको। बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। तो एक तो सीएनजी से पैसा उसको मिलेगा, फिर जो गोबर की जो सैलरी निकलेगी, उसकी खाद की, जो गैस बनाएंगे उससे जो उसका गोबर की जो सैलरी निकलेगी, सैलरी से हम अच्छी किस्म का खाद बनाएंगे जो एक्सपोर्ट भी होगा, और एक्सपोर्ट होने के साथ साथ यहाँ पर भी हम सरकारी विभागों में भी जाएगा, और किसानों को इसलिए और जागृत करेंगे कि आने वाले समय में हमको डीएपी, यूरिया, इन सब केमिकल फर्टिलाइज़र से भागना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र हों या दवाइयाँ हों, आज लोगों को जो आप देख रहे हैं, कैंसर होना, बहुत सारी बीमारियाँ होना, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है रासायनिक खाद कि हम रासायनिक खाद के साथ साथ दवाइयाँ, आप देखिए मूंग है या चना है, आजकल तो कोई खेती बिना दवाई के होती ही नहीं। अगर खेती, और एक समय था कि ये लोग एक खाद डालने को मना करते थे। नहीं, मना करते थे तो ठीक है, लोग दवाई ही नहीं डालते थे, लोग दवाई, और आज के समय तो दवाई के बिना कुछ नहीं होता, करता नहीं आदमी। तो अब देखिए, जब दवाई डालेंगे, ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं कि आज अगर आपने यहाँ खेत में डाल दिया, घास पर डाल दी, तो दूसरे दिन घास सूख जाएगी। तो अब आप सोचिए उसकी जो कुछ तो तत्व रह जाते होंगे अन्न में, जो हम खा रहे हैं, जो उसको कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो उससे भी हमें बचने का काम होगा। और इसके साथ साथ हमारी जो आज इसकी कीमत है, और गोबर गैस, जो गोबर की खाद है या कंपोस्ट खाद जिसको कहते हैं, या हम ये कहें कि जो जैविक खाद है, इसकी कीमत भी आधी होगी। न्यूट्रिएंट्स, लोगों को ये भी समझना पड़ा कि न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। डीएपी तो एक माध्यम है न्यूट्रिएंट्स को भेजने का, भाई ग्रेन्यूल है, उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स डाल के और किसान तक भेजने का काम करेंगे। ट्रांजिट कैसे होगा? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो हवा में भी है, लेकिन उसको हम करेक्ट करके उसमें भेजने का जो काम करते हैं वो आवश्यक है। तो नाइट्रोजन हम दूसरे माध्यम से भी दे सकते हैं। तो वो माध्यम क्या हो, तो उस बहुत बड़ी मात्रा में इसमें भी नाइट्रोजन की उपलब्धता रहती है। तो वो गोबर की खाद भी किसानों तक पहुँचे, और किसानों के साथ पहुँचने के साथ साथ उनको उसका लाभ भी हो। लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ सबसे महत्वपूर्ण है जो हो। आपने देखा होगा कि अगर कोई गेहूँ जैविक पैदावार करता है, हमने एक मार्केट शुरू किया है दमोह में, जो हर संडे को लगता है, सब्जियां आती हैं, दाल आती है, चावल आते, सारे खाने के जितने भी आइटम जैविक 100% जैविक। और उसको मतलब लोगों को चेक भी कराते हैं, सब करते हैं, देखते भी हैं। तो आजकल तो वो भी है,
और हम इससे लाइन लग के बिकता होगा। हाँ, अरे 2 घंटे में मैंने हमारे रायपुर में देखा, जीवन विद्या वाले बेचते हैं, तो 2 दमोह घंटे में जो हमारा बंगला है उसके सामने ही हमने सेट, माननीय प्रहलाद पटेल जी जब मंत्री थे तो सांसद थे हमारे, तो उनने वो सेट बनवाया था, तो उसी में मार्केट लगता है हर संडे को, और 2 घंटे 3 घंटे में उनका पूरा मार्केट, सब जितना लोग लेके आते हैं सब खत्म हो जाता है। करीब 40-50 लोगों ने पंजीयन कराया है, जो कोई सब्जी लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, कोई जिनके पास जो उपलब्धता है वो लेके आते हैं और बराबर बिकता है। तो सरकार गोबर खरीद ले यदि, तो लोग गाय रखेंगे, गोबर बिकेगा, और उसका सरकार खाद बना के भी सहकारी समिति वितरण कराए थे। जो मैं आपको बता रहा था, अपन थोड़ा सा और आगे निकल गए। खाद के बाद हम इसमें उसको सोलर लगाने की भी परमिशन दी है हमने। और वो जो बड़ा स्वावलंबी गौशाला, सोलर से बिजली बनाएगा, उससे ही पैसे कमाएगा। इसके साथ साथ हमने उसको ये भी कहा है कि वो 30% उसमें दुधारू पशु गाय भी रख सकता है। हाँ। तो उससे भी पैसा मिलेगा उसको। फिर वो अपना, जो आज के समय देखिए शुद्धता के लिए लोग पैसा देने तैयार हैं। अगर वो प्योर गाय का दूध, घी मार्केट में अपना ब्रांड बना के बेचेगा, तो आपने देखा होगा बिलोना का जो घी आता है आजकल लोग 3-3 हज़ार रुपये किलो में खरीद रहे, 4-4 हज़ार रुपये। जड़कोर दाम से आता है, तो वो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ से आता है, वो भी करेगा आदमी। उसके बाद नस्ल सुधार का काम, जो हमारी देसी गाय है उसको अच्छी नस्ल की गाय बछिया को तैयार करेंगे, तो उससे भी उसको अच्छा पैसा, खासा पैसा मिलेगा। और अब एक्सपोर्ट की बात भी आ रही है कि लोगों ने कांटेक्ट भी कर रहे हैं दूसरे लोग कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, जैविक खाद को भी और दूसरी चीज़ों को भी। तो इन सब चीज़ों से होगा। तो जो आपने सवाल किया था गोबर खरीदने वाला, जो आपने कहा था कि गाय सड़क से कैसे हटेगी। हाँ। जब हम ये बड़ी अभी हमने करीब 30 जगह आइडेंटिफाई कर ली, उसमें हमने 15 जगह का टेंडर भी निकाल दिया। उसका 30-7 तारीख को टेंडर है। अच्छा, जो गौशालाएं हम बड़ी बना रहे हैं, जिसको स्वावलंबी गौशालाएं बना रहे हैं, उसका 30 तारीख को टेंडर है। उसमें लगभग 4000 एकड़ जमीन हमने आवंटित हो गई है, जो लोगों आरक्षित हो गई। हाँ, आरक्षित नहीं, आवंटित हो गई हमारे विभाग के लिए। अच्छा, विभाग देगा फिर उनको? विभाग उनको जो जिनसे एग्रीमेंट होगा उनको देगा विभाग। कितनी ऐसी बन रही है? अभी 15 हमने जारी कर दी हैं, और अभी हमने चिन्हित जो की थी वो करीब 28-29 थी, जिसमें से और भी अभी आवंटित हो गई। अब नेक्स्ट अगले फेज में, अभी 10-15 दिन 20 दिन में और 8-10 आ जाएं, तो फिर एक बार फिर लाट हम जारी करेंगे। अभी हम लगभग 30 से 35 करीब बना रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि हर ज़िले में कम से कम एक तो हो ही। तो अगर एक ज़िले में एक होगी जहाँ 5 से लेकर 10,000 गाय तक वहाँ पहुँच जाएगी। कई ज़िले ऐसी, जैसे मेरे ज़िले में है, तो मेरे ज़िले में 25,000 गाय रहेगी उसमें, क्योंकि बड़ा 500 एकड़ से अधिक का प्लॉट है। वो आपकी विधानसभा में? मेरी विधानसभा में है। अच्छा। वो तो वहाँ पर लगभग 20 से 1000 से अधिक गाय रहेगी। तो एक तो बहुत अच्छे तरीके से बनाने का जो हमने योजना बनाई, बहुत अच्छे तरीके से ही बनाई है, और उसको प्लान के साथ किया कि वहाँ लोग पिकनिक बनाने भी जाएं और पार्टी करने भी जाएं। हाँ, 100 एकड़ जमीन बहुत होती है। 500 एकड़ से अधिक नहीं, जहाँ 100 भी दे रहा है, 130 कम से कम। हाँ, 130 तो बहुत होती। वहाँ तो अभ्यारण्य और वो सब बन सकता है, स्विमिंग पूल भी बना लो, सब बनाएंगे, लोग करेंगे उसमें, उसको इस तरीके से करेंगे। तो बड़े लोग उसमें, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि जहाँ जहाँ इन जिलों में बन रही है, देखिए अब क्या है, बड़ा काम है, इसमें टाइम भी लगेगा। टाइम ऐसा लगेगा, अभी जैसे आप अभी सितंबर चल रहा, हमारा एग्रीमेंट होते होते अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर के बाद उस काम शुरू करेगा, तो 6 महीने 7 महीने कई समय है, जबकि हमने उसमें 2 साल का समय दिया कि 2 साल में पूरा करें, क्योंकि उसमें लगभग 50 करोड़ से अधिक की लागत होगी और वो पैसा उसको लगाना है। तो निश्चित रूप से हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस साल आने वाली बरसात जो होगी, उसमें जिन जिन जिलों में ये बन जाएंगे, उन जिलों में तो गाय सड़क पर आपको नहीं दिखेगी। आप सड़क की गाय उठा के वहाँ रखेंगे? बिल्कुल, वहाँ रखेंगे। तो उनको पहले सूचित करेंगे जिनकी ये गाय नहीं, वो तो अनाउंसमेंट करेंगे, सब करेंगे, भाई ये गाय बाहर नहीं दिखना चाहिए। और आपने गौशाला में भेजी, और गौशाला में गई तो फिर उसको मिलेगी नहीं। अच्छा, ये वो जाए वहाँ तो फिर मिलेगी नहीं? उसको पहले तो यही करना पड़ेगा कि ये उसकी है, उसके लिए उसको सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। फिर उसके बाद उसको हम पेनल्टी भी, हैवी पेनल्टी लगा के करेंगे। और जिन जिन जिलों में ये बन रही है, अभी मेरा लक्ष्य ये है कि देखिए बड़ा काम है ये करीब 3000 से लेकर 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इसमें। अलग अलग धीरे धीरे हम बनाएंगे, और मेरा तो ये पूरा मानना है कि हम हर ज़िले में कम से कम एक, बड़े ज़िलों में 2 और 3 भी, जैसे अभी हम छतरपुर में 2 बना रहे हैं। कई ज़िले, हमारे दमोह में भी हम 2 बनाएंगे। एक का काम चल रहा है, मतलब एक तो आवंटित हो गई, दूसरी की प्रक्रिया चल रही है। वो सागर में बीना जिले, सागर में 2-3 बना रहे हैं,
बीना, देवल, बीना के पास देवल, सुर्खी की भी आवंटित हो गई ज़मीन, थोड़ी कम है तो वो उसको और जोड़ रहे हैं, और रहली में बमनोदा करके जगह वो भी बमनोदा वहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ऐसे कई जिलों में, तो ये जब सब जगह हो जाएंगी तो मुझे लगता है 2 से 3 लाख गाय उसमें चली जाएगी। और जब हम गाय को हटाने का काम करेंगे तो बहुत सारी गाय तो बांधना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो आधी समस्या तो उसी से हल हो जाएगी। और हमने तो अभी एक निवेदन और किया है कि टैग जो है हमारे अलग अलग कलर के हो जाएंगे, पालतू गाय का टैग अलग और निराश्रित गाय का टैग का कलर अलग। तो उससे क्या होगा कि आइडेंटिफाई कोई भी पहचान लेगा कि ये निराश्रित गाय है, ये किसी किसान की गाय है, तो उसको टोका जा सकता है। अभी तो सारे एक जैसे हैं तो समझ नहीं आती कि पालतू के क्या है। तो ये भी उससे होगा। अभी हमने एक और योजना बड़ी अच्छी, जिसकी बड़ी पॉपुलरिटी हो रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसमें एक हितग्राही पात्र है तो 200 गाय या 200 भैंस तक ले सकता है। अच्छा। उस पर हम 25% अनुदान भी देंगे और 33% SC और ST के लिए अनुदान देंगे। और बैंक से ही हमने टाइप किया है, बैंकों को साथ में किया है कि आप उसको फाइनेंस करो। एक यूनिट हमने 25 गौवंश या भैंस वंश की बनाई है, जिसकी यूनिट कास्ट लगभग 42 लाख रुपए है। उसके पास क्या होनी चाहिए, जमीन अपनी होना मात्र चाहिए, 3.5 एकड़ जमीन हो, जिससे कि वो उसको रख रखाव कर सके, पानी की व्यवस्था, छोड़ा घूमने फिरने के लिए, चारा उत्पादन के लिए, इतना तो होना ही चाहिए उसके पास। अच्छा। तो वो पात्र होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने 830 केस लगभग लक्ष्य रखा था पूरे प्रदेश में, और आज हमारे पास लगभग 1800 एप्लीकेशन आ गई हैं। और रोज़ लोग मेरे पास, रोज़ पूरे जगह से फोन आते हैं लोग कि मेरी करा दो, मेरी करा दो। मतलब इसमें लोगों को लग रहा है कि पोटेंशियल है। और नहीं, हर आदमी को उत्पादन, यदि आय बढ़ेगी तो करेगा निश्चित रूप से। अभी ये क्यों नहीं हो पाया था, गौशालाएं क्यों नहीं ऐसी फायदे का धंधा वो बन पाएंगे? अब बनेगी। स्वावलंबी क्या कमियां रह गई थी, जैसे बिजली का बिल बहुत आता, पानी की कमी रहती है। हाँ। इस सब में मैं सरकार उस पर भी कर रहा हूँ विचार। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि ये सब गौशालाओं में सोलर सब्सिडी दी जाए, सोलर लगाए, सब्सिडी मिला, कुछ गौशाला वाले पैसे लगाएं, कुछ शासन जो देता है वो लगाए, कुछ हमारा कुछ कर रहे हैं उसमें, कुछ ना कुछ बहुत जल्दी परिणाम उसके आएंगे। और जो गौशालाओं वाले दुरुपयोग कर रहे हैं राशि का, ऐसे कितने केस आपने पकड़े या उनको पनिश में? बहुत सारे। अभी आपने पढ़ा होगा कि 4-5 महीने 6 महीने पहले भोपाल कलेक्टर ने जितनी जगह गए तो बहुत सारे जगह कम गौवंश पाया गया। तो उसके लिए हमने अभी रास्ता निकाला है। एक हमने अभी चिप डेवलप कराई है, जो हम चिप लगा देंगे गाय को, वो रोज के रोज उसकी अटेंडेंस हो जाएगी। अच्छा। तो हर जितनी गौशाला में पंजीकृत हो जाएंगी गाय, उनका ही पैसा मिलेगा, ना कम का मिले। मतलब अगर वो स्कैन नहीं हुई, गाय भाग गई, तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। अपने आप उसको रोज स्कैन करना पड़ेगा उसको, जिससे रोज की संख्या उसको दर्ज हो जाएगी उसकी कि आज इतनी गौवंश था इसमें। अच्छा। हाँ, वो हमने टेंडर भी कर लिया है, बहुत जल्दी उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके हम उसको चालू कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या रजिस्ट्रेशन की आती है। गौशाला बहुत लोग खोलना चाहते हैं, लेकिन इतनी शर्तें हैं रजिस्ट्रेशन की, उसका सरलीकरण क्यों नहीं हो जाता? बहुत लोग, जैसे आपने कहा था कि 10 गाय पाले हम 40 रुपये दें, फिर उसमें भी शायद संशोधन हुआ। नहीं, रजिस्ट्रेशन की समस्या वो समझने में गलती। वो 10 गाय पालने में हम पैसा देंगे वो नहीं था, वो समझने में गलती हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 गाय पालेगा तो भी हम उसको अनुदान देंगे। हाँ। तो अनुदान से मतलब ये जो स्वावलंबी, ये अपने जो भीमराव अम्बेडकर बनाई ना, वो योजना है। अच्छा। कि हम पैसा अनुदान भी देंगे और उसको हम अपनी सांची से जोड़ के दूध खरीदने का भी काम करेंगे, क्योंकि हमें सांची में भी बढ़ाना है ना, हमारी सांची का ब्रांड भी बढ़ाना है। उसका हमारे यशस्वी गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि इसको पर डे 50 लाख लीटर कलेक्शन करो आप, तो उसको बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें वो तो करना ही पड़ेगी। गाय तो चाहिए ही, भैंस तो चाहिए ही। कुछ लोग इसको भी कह रहे थे कि वो सांची अब उनके अंडर में केंद्र सरकार की चला गई का अस्तित्व था जो। नहीं, ऐसा नहीं है। उस हम देखिए, हम उसको अगर इस तरीके से कहें कि अगर कोई, जैसे हम कोई दुकान चला रहे हैं या कुछ अपना घर परिवार है, अगर घर परिवार में हम ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो कोई और एक्सपर्ट, आप अपने जो रिश्तेदार, तो भैया ये गड़बड़ हो रही, इसको कैसे ठीक करें। तो मैं अपन अगर लोग देशी भाषा में बात करें तो भैया फलाने रिश्तेदार को बुला लो यार, बेहतर ज़्यादा समझाते हैं, वे अच्छे से बता दें तो ठीक हो जाए। तो उसी तरीके से जैसे NDDB हमारी ही संस्था है, सरकार की संस्था है NDDB, और जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ कमियाँ छूट रही हैं तो वहाँ एक्सपर्ट लोग हैं सारे,
तो एक्सपर्ट लोग उनके एडवाइस करेंगे, उनको संचालित करेंगे और एक व्यवस्थित करके कि हम देखिए हमने ये यहाँ ला के खड़ा कर दिया, अब इसको भैया आगे आप चलाओ, उसका ये आशय है। लेकिन अब आप कहो एक साल में या 6 महीने में हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। तो एनडीडीबी ने भी कहा हम 5 साल के अंदर इसको 5 गुना कर देंगे। तो हम माननीय अमित शाह जी ने तो कहा कि इसको 10 लाख लीटर से 50 लाख लीटर करो उत्पादन जो हाँ, इसका उत्पादन आप बढ़ाइए, मार्केट बढ़ाइए। प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे उसका हाँ, पनीर, घी, वो सारे वो तो अभी बन रहे थे, लेकिन उसकी संख्या ज़्यादा, मतलब मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। एक और समस्या कलेक्शन की आती, दूध कलेक्शन की। छोटे छोटे गांव है जहां लोग बेचना चाहते दूध, लेकिन कलेक्शन सेंटर नहीं मिलता है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। नहीं, अब तो बहुत सारे सेंटर हमने बढ़ा दिए, बड़े, जहाँ पर भी देखिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर कहीं 100 लीटर दूध या 200 लीटर कलेक्शन हो रहा तो रखेगा कैसे। हमें बीएमसी चाहिए जो ख़राब ना हो दूध, उसके लिए। तो जब तक उसके 1000, 2000 लीटर, 3000 लीटर का कलेक्शन नहीं होगा तो वो मतलब संचालित नहीं कर पाएगा उसको। तो अब 2000 लीटर या 1500 लीटर हमको कलेक्शन करना है तो बीएमसी लगा लेते लोग, और वहाँ से फिर ट्रक आता हमारा, आता है तो लेके सीधा सांची ले आता है, कलेक्शन करते हुए आता है। अब तो हम और सिस्टम पूरा फैला रहे हैं ना इसको, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसको निश्चित रूप से हम जोड़ रहे हैं सांची के साथ। ये स्वावलंबी जो गौशाला वो कब तक बन के तैयार हो जाएंगे, क्या उम्मीद करें? आप ये मान के चलिए कि मेरा प्रयास जो है कि इस बरसात के पहले कम से कम 10 तैयार कराएंगे, भले पूरी कंप्लीट ना हो, आधी हो। इस बार हम उन जिलों में तो गाय को अंदर करने का प्रयास करेंगे, उस जिले की गाय अंदर हो जाए। और आने वाले 2 से 3 सालों, मतलब 2-3 साल में इसलिए कह रहा है कि जब हमें पूरे प्रदेश में बनेगी तभी तो गाय जाएगी, क्योंकि हर जिले में गाय ऐसा तो नहीं है। सिर्फ आदिवासी जो हमारे ज़िले हैं, जनजाति वाले, उनमें थोड़ी ज़रूर कम है, निराश्रित गौवंश कम है, क्योंकि वो पालने का काम भी करते हैं, उसका उनके जो बुल्स होते हैं उनको भी उपयोग करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे रखे हुए हैं तो वहाँ पे कम दिखते हैं, लेकिन बाकी जिलों में आपको ज़्यादा संख्या दिखती होगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद कर सकते हैं, आप सब लोग भी उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं और जिस तरह से संत समाज की चिंता है, वो अपील कर रहे हैं, वो एक तरह से अपना पूरा सत्व तत्व लगाए हैं कि गाय को सम्मान मिले, दर्जा मिले। खासकर मडिकपूठ और अग्रपीठाधीश्वर राजन दास जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, किशोरदास गोरेलाल कुंज जी, उन्होंने, आज ही मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने गाय की जो महत्वता बताई। और इन सब की अपील का असर कहें, संयोग कहें कि मध्य प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कृष्ण वंश, कृष्णपा थे और भी चीज़ों को, और कृष्ण की ही आराध्य गाय के लिए चिंतित है, वो कर रहे हैं। और उनको एक मंत्री के रूप में ऐसे युवा मिनिस्टर भी मिल गए जो लगातार, मैंने जो शुरू में बताया था कि गाय से जुड़े ही रहे, और उनकी वो भावना, और कुछ मंत्री बनने के बाद उनकी भावना और बलवती हुई, संतों से मिले, उनको और इसमें भाव जागा है। तो अब सड़क पे गाय नहीं दिखेगी, जुलाई अगस्त से अपन ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि गौ माता को वही दर्जा मिले जो कृष्ण भगवान उनको मानते थे। हम सब भी जितना गाय को जानते हैं उसको मानो वैसा, केवल कहने से मैसेज फॉरवर्ड जैसा मत करो कि 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। यदि आप ये बात को मान रहे हो दिल से, तो उसको जैसे भगवान को मंदिर में बिठाते हैं, ऐसे उसको गौशाला में बिठा ली, उसकी पूजा करी। उसका इतना प्रोडक्ट है, आपकी पीढ़ियाँ सुधरेंगी उससे, और मैं समझता हूँ कि बीमारियां भी दूर होंगी, आपकी आय भी बढ़ेगी, सब कुछ। इस लोक और परलोक को सुधारने की ये बात है, संवाद है आज। इसको आप ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड करिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये कोई पॉलिटिकल वैसी चीज़ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भी कि आपने बुलाया और मुझे बेबाकी से अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैं जनता से भी निवेदन करना चाहते हूँ, सुने भी, और उसमें कोई सुझाव हो तो सुझाव भी सार्थक संवाद के माध्यम से मेरे तक भेज सकते हैं। उन पर मैं निश्चित रूप से सार्थक संवाद की धन्यवाद एक बार फिर से करता हूँ। बहुत धन्यवाद।